नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल के विधानसभा चुनाव का, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। बंगाल में कांग्रेस एक बार फिर वाम दलों के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। अधीर रंजन चौधरी ने यह बड़ा बयान दिया है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विश्व भारती के कार्यक्रम पर ममता बनर्जी का जवाब, बोली मुझे कोई आमंत्रण नहीं मिला है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र सरकार को नए कृषि कानून को वापस लेना चाहिए, ये मांग कर दी है कांग्रेस पार्टी के बड़े सचिन पायलट ने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल में भाजपा का सूप बड़ा साफ होगा और 100 से भी कम सीटें मिलेंगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल में कांग्रेस एक बार फिर वाम दलों के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव, अधीर रंजन चौधरी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से वाम दलों के साथ गठबंधन कर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसकी जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि पार्टी आलाकमान ने अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वाम दलों के साथ गठबंधन करने के प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में वाम दलों के साथ गठबंधन को आज औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान की। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी जितिन प्रसाद ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस इस गठबंधन में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। यह चुनाव पश्चिम बंगाल की अस्मिता, संस्कृति और संस्कार को बचाने का है, जिन पर चोट करने की कोशिश की जा रही है। प्रसाद ने हाल ही में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की राय लेकर नेतृत्व को इससे अवगत कराया था। इसके बाद नेतृत्व ने गठबंधन करने को हरी झंडी दी है। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में भी वामदल और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे। हालांकि ये दोनों केरल में एक दूसरे मुख्य विरोधी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विश्व भारती के कार्यक्रम पर ममता बनर्जी का जवाब, बोली मुझे आमंत्रण नहीं मिला। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय का आज शताब्दी समारोह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। इसे लेकर भाजपा ने बनर्जी पर सवाल भी खड़े किए। वहीं बनर्जी ने कहा है कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए कोई आमंत्रण नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के संबंध में ना तो मेरे पास कोई फोन आया और ना ही कोई चिट्ठी मिली। कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय की ओर से ममता को पत्र भेजा गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए, पायलट। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन कानूनों में 15 से 18 संशोधन करने को तैयार है तो उसे स्वीकार करना चाहिए कि ये कानून ही गलत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार को जिद छोड़कर इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने पाली में संवाददाताओं से कहा, इन कानूनों को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। सरकार को अपनी जिद छोड़कर जबरदस्ती पारित किए गए इन कानूनों से पीछे हटना चाहिए। उन्होंने कहा, किसान जो देश की रीढ़ है, वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और किसान चाहता है कि केंद्र सरकार सारी बातें छोड़कर वार्ता करे और तुरंत प्रभाव से तीनों कृषि कानून वापस ले। किसान चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान जोड़ा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनतकश कोई वर्ग इस देश में है तो वह किसान वर्ग है। उसकी अनदेखी हो रही है और जानबूझकर उसके भविष्य को अंधकार में ढकेला जा रहा है। प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों के सवाल पर पायलट ने कहा, दिसंबर में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा और जनवरी में राजनीतिक नियुक्तियों का काम होगा और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि संगठन और कांग्रेस की सरकार लोगों के वादों पर खरा उतरे और इस दिशा में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने उठाए सवाल, सुशासन के दौर में पंजाब के मुकाबले बिहार के किसान सिर्फ 3500 रुपए कमाते। जी हां दोस्तों, देश के किसानों का गुरुवार को केंद्र के नए कृषि कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन का 29वां दिन है। हरियाणा, पंजाब समेत देश के अलग अलग राज्यों के किसान राजधानी दिल्ली में करीब एक महीने से डटे हुए हैं। वहीं इसको लेकर विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर ले रही है। अब तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है और राज्य के किसानों की दुर्दशा को लेकर कहा है कि 14 साल पहले नीतीश सरकार के फैसले ने किसानों को बर्बाद कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बिहार के किसानों की औसत आय 3,558 रुपए प्रति माह देश में सबसे कम है, जबकि पंजाब के किसानों की आय 18,059 प्रति माह है। दोनों कृषि प्रदेश हैं, फिर भी किसानों की आय में बड़ा अंतर है। अगर बिहार में विगत 14 वर्षों में मंडी और बाजार समिति समाप्त नहीं होता तो यहाँ का किसान मजदूर नहीं बनता। बुधवार को 40 किसान संगठनों ने केंद्र द्वारा बातचीत को लेकर
लेकर भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वहीं बैठक को लेकर जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन युद्धवीर सिंह ने कहा था, जिस तरह से केंद्र बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, इससे ये स्पष्ट है कि सरकार इस मुद्दे पर देरी करना चाहती है और किसानों के प्रदर्शन करने के मनोबल को तोड़ना चाहती है। सरकार हमारे मुद्दों को हल्के में ले रही है। मैं उन्हें इस मामले पर संज्ञान लेने के लिए चेतावनी दे रहा हूं और जल्द ही इसका हल ढूंढूंगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार दूसरे दिन भी जारी है जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, ऑपरेशन ठप, मरीजों को हो रही परेशानी। जी हां दोस्तों, स्टाइपेंड में वृद्धि की मांग को लेकर पीएमसीएच समेत राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर इंटर्न बुधवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। कोरोना की ड्यूटी में लगे जूनियर डॉक्टरों को छोड़कर सभी विभागों ने जूनियर डॉक्टरों ने काम ठप कर दिया है। जूनियर डॉक्टरों ने ओपीडी के अलावा इमरजेंसी में भी कार्य बहिष्कार कर रखा है। हालांकि हड़ताल को देखते हुए सभी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर डॉक्टरों को तैनात कर दिया गया है। हड़ताल लंबी चली तो पड़ेगा असर। बता दें कि हड़ताल की वजह से पीएमसीएच में कुछ घंटों के लिए ओपीडी सेवा ठप रही। हालांकि सीनियर डॉक्टरों के आने के बाद सेवा शुरू कर दी गई। इस दौरान मरीजों की लाइन भी दिखी। मरीजों के मुताबिक कुछ जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल के बारे में उन्हें समझाकर वापस भी कर दिया। हालांकि कोरोना मरीजों के इलाज में जिनकी ड्यूटी लगी है वे जूनियर डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर का कहना है कि स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 2017 में उन्हें कहा गया था कि हर 3 साल पर स्टाइपेंड बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। 2020 का दिसंबर लास्ट है। ऐसे में वे चाहते हैं कि जनवरी से स्टाइपेंड बढ़ाई जाए। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि उनके जेडीए अध्यक्ष बहुत बार प्रधान सचिव से मिलने के लिए गए हैं। 1-2 बार और चीजों के लिए वे हड़ताल पर गए थे। उस समय भी हम लोगों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे में जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इधर एनएमसीएच के सीनियर डॉक्टर का कहना है कि हड़ताल की वजह से आपातकालीन सेवा के साथ साथ ओपीडी सेवा पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। सीनियर डॉक्टरों के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। यहाँ वार्ड में भर्ती मरीजों का इलाज थोड़ा बहुत बाधित हो रहा है। हालांकि नर्स अस्पताल में सेवा दे रही हैं, लेकिन मरीज को कोई बड़ी परेशानी होती है तो उसे देखने वाला सीनियर डॉक्टर मौजूद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में भीषण सर्दी और कुहासे के बीच नक्सली वारदात की आशंका, पुलिस हेडक्वार्टर का अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, पुलिस मुख्यालय के आज सूचना व सुरक्षा प्रभाग ने सूबे के ठंड व कुहासे के प्रकोप के बीच नक्सली वारदात की आशंका जताई है। साथ ही सभी एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को अलर्ट किया है। अधिकारियों को सतर्क करते हुए जानकारी दी गई है कि नक्सली इस साल अब तक 22 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इसमें मुंगेर, गया और नवादा, लखीसराय, औरंगाबाद व वैशाली जिले शामिल हैं। विभागीय गाइडलाइन आने के बाद मुजफ्फरपुर एसएसपी जयंतकांत ने सभी थानेदार व ओपी प्रभारी को अलर्ट किया है। पुलिस मुख्यालय के आज सूचना व सुरक्षा प्रभाग के आईजी ने 6 बिंदुओं पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। कहा है, सुरक्षा के लिहाज से सभी पुलिस प्रतिष्ठानों का भौतिक सत्यापन किया जाए, बल्कि संख्या, मोर्चा, उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण कर खामियों का समाधान हो। सुरक्षा बलों को नक्सली खतरे के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर जानकारी दी जाए। विकास कार्य में संलग्न ठेकेदारों की बैठक कर समन्वय स्थापित की जाए। नक्सलियों की ओर से लक्षित व्यक्तियों को सतर्क किया जाए और नक्सली नेताओं की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया लाठीचार्ज, लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है, जिससे कई कार्यकर्ता जख्मी भी हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बंगाल दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर भी हमला किया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है। उत्तर 24 परगना के खरदाहा थाना के बाहर पुलिस ने बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। खरदाहा की पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता बुलेट कुमार को अवैध बंदूक रखने के आरोप में गिरफ्तारी किया था। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बुलेट कुमार को गलत आरोप में फंसाया जा रहा है। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीटी रोड को जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की दाढ़ी पर तंज, कांग्रेस नेता बोले बंगाल चुनाव जो ना कराए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होने लगी है। अब बात पीएम की दाढ़ी पर आ गई है। चुनावी महासमर के बीच बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी को बंगाल चुनाव से जोड़ दिया है। मिश्रा ने प्रधानमंत्री की दाढ़ी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि दाढ़ी बढ़ाकर मोदी कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दिखना चाहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दिखने के लिए दाढ़ी बढ़ाने की चेष्टा संयोग है।
है यह प्रयोग बंगाल चुनाव जो न कराए। इस तरह के आरोप बिहार कांग्रेस की ओर से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगाए जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस महासचिव और बिहार के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने भी चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर जुमलेबाजी के आरोप लगाए थे। तारिक अनवर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था कि सोनार बंगला बनाने का अमित शाह का दावा ठीक उसी प्रकार की जुमलेबाजी है जैसा कि 2014 और फिर 2019 के चुनाव में देशवासियों से नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन लाने की बात की थी। उल्टा 7 सालों में देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ डाली। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। भाजपा को घेरने में कांग्रेस के अन्य नेता भी थोड़े पीछे नहीं है। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी जुमले फैलाकर देश की भोली भाली जनता को ठग रहे हैं। अब इनके निशाने पर बंगाल के मासूम लोग आ गए हैं, लेकिन बंगाल में इन जुमलेबाजों की दाल नहीं गलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, बंगाल में भाजपा को हराने वाले को मिलेगा राजद का साथ। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति अब पश्चिम बंगाल की ओर मुखातिब हो गई है। लालू परिवार के साथ ममता बनर्जी के अच्छे रिश्ते रहे हैं, इसलिए राजद के रुख का सबको इंतजार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राजद ने बंगाल के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन इतना तय है कि भाजपा को हराने वाले दल को ही राजद का समर्थन मिलेगा। तेजस्वी ने तृणमूल को कांग्रेस एवं वाम दलों के साथ गठबंधन करने की सलाह भी दी है। किसान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर उन्होंने किसानों को इंसाफ मिलने तक उनका साथ देने का संकल्प भी जताया। नेता प्रतिपक्ष ने बुधवार को राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल चुनाव को लेकर वे जल्द ही राजद प्रमुख लालू प्रसाद से बात करेंगे। बिहार में वाम दलों से हमारा गठबंधन था, ममता बनर्जी से भी हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। बंगाल में भी भाजपा को हराने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा। तेजस्वी ने राज्य सरकार पर किसानों को तबाह करने का सीधा आरोप लगाया और कहा कि बिहार के किसानों की देश में सबसे कम आमदनी है, सालाना सिर्फ 3500 रुपए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? उन्हें किसने भिखारी बनाया? बिहार में 2006 से ही मंडी व्यवस्था खत्म कर दी गई, फिर भी आमदनी सबसे कम क्यों है? यहाँ तक कि इस मामले में झारखंड से भी हम पीछे हैं। तेजस्वी ने कहा कि क्या यह सच नहीं है कि बिहार के किसान पंजाब और हरियाणा में मजदूरी करने जाते हैं? नेता प्रतिपक्ष ने विभिन्न संगठनों से किसान आंदोलन के पक्ष में समर्थन मांगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। धान की प्रति क्विंटल कीमत 1868 रुपए तय है, लेकिन एजेंसियों के नखरे के चलते किसानों को धान 1300 से 1400 रुपए की दर पर बेचना पड़ रहा है। उन्होंने एमएसपी को बाध्यकारी करने की मांग की ताकि किसानों को अधिकार मिल सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की किडनी की जांच अस्पताल प्रशासन ने कराया एडवांस टेस्ट, रिपोर्ट आने के बाद खुलासा। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की आज किडनी की जांच की गई। रिम्स में इलाजरत चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को अस्पताल के कार्डियोलॉजी बिल्डिंग के 5वें तल्ले में जांच के लिए लाया गया। लालू प्रसाद यादव की किडनी ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं, इसके लिए आज एक महत्वपूर्ण टेस्ट कराया गया है। यहाँ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उनका जांच किया। जानकारी के अनुसार जब उन्हें किडनी संबंधित जांच के लिए ले जाया गया, उस वक्त अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप, बरियातू थाना के पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। जब उन्हें किडनी के एडवांस टेस्ट के लिए ले जाया गया, तब वह व्हील चेयर पर बैठे थे। लालू प्रसाद यादव के 4th स्टेज की किडनी की जांच की जा रही है। उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से व्हील चेयर की मदद कार्डियोलॉजी बिल्डिंग लाया गया। उनके परिवार के लोग लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं। वे लगातार लालू की रिपोर्ट ले रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की किडनी महज 25% काम करने संबंधी डॉक्टर उमेश प्रसाद के बयान ने लालू प्रसाद यादव के समर्थकों को सकते में डाल दिया था। उनका अल्ट्रासाउंड किया गया। आज उनका अल्ट्रासाउंड किया गया। रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने बताया कि लालू प्रसाद यादव की किडनी की समस्या को देखते हुए अल्ट्रासाउंड के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह ली गई थी। यूरोलॉजी विभाग में आज अल्ट्रासाउंड करके देखा गया है। इस बीच मौखिक रूप से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक उनकी किडनी की स्थिति यथावत है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। करीब 1 घंटे की जांच के बाद उन्हें वापस बरियातू थाना और जेल द्वारा सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों द्वारा पेइंग वार्ड पहुंचाया गया। अब उनका एडवांस टेस्ट कराया गया है। अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं रही तो आगे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह ली जा सकती है। बताया जाता है कि सोमवार को नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रज्ञा पंत घोष ने पेइंग वार्ड जाकर लालू प्रसाद यादव की हेल्थ रिपोर्ट की रिव्यू की थी। रिव्यू के बाद उन्होंने ही अल्ट्रासाउंड की सलाह दी थी। अल्ट्रासाउंड से ही किडनी की वर्तमान स्थिति पता चल सकेगी। यहाँ उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पूर्व लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने मीडिया में बयान जारी कर कहा था कि उनकी किडनी फंक्शनिंग 35% से घटकर 25% तक पहुंच चुकी है। इस बयान पर जेल प्रशासन ने विरोध जाहिर किया था। इसके बाद रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कारण बताओ नोटिस जारी कर डॉक्टर उमेश प्रसाद से जवाब तलब किया था। वहीं जवाब में डॉक्टर उमेश प्रसाद ने मीडिया को सूचना देने की बात को सिरे से खारिज कर दिया था।
जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।